नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है और बड़े हाई पिच चुनाव हैं। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड रचने के लिए चुनावी मैदान के अंदर उतरी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त चैलेंज दे रही है तृणमूल कांग्रेस को। अमित शाह ने घोषणा की है कि वो 15 दिन पश्चिम बंगाल में रहेंगे। इन सब चीजों के बीच तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार कैसा है? आज मेरे साथ जुड़ रही हैं राज्यसभा की सांसद ममता बनर्जी की बेहद करीबी और साथ ही साथ मजदूरों की एक नेता या ये कहूं कार्यकर्ता डोला सेन जी, जो तब से ममता बनर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं जब सिंगूर और नंदीग्राम का संघर्ष चल रहा था, जब ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों के साथ संघर्ष कर रही थी। डोला सेन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन चुनावों के अंदर आपको क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा है, किसका मुकाबला है? क्या ये दो तरफा चुनाव है, यानी एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ बीजेपी और बाकी लोग इरेलेवेंट है? देखिए, 14 साल से हम भारतवर्ष में देख रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, और इस बार बंगाल की इलेक्शन की टाइम वो और भी प्रकट है। यहाँ पे मोदी है तो मुमकिन है चल रहा है। उनको कहने पर, मोदी जी अमित शाह जी को कहने पर इलेक्शन कमीशन चल रहा है, सेंट्रल फोर्स चल रहा है, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स चल रहा है। हर एक सेंट्रल एजेंसी उन लोगों के कहने पर उनकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है में इस सब सहना पड़ेगा, हमको पता है। लेकिन फिर भी लाइक 2021 जब आपकी बार 200 पार भी हार के चले गए थे, इस बार भी बीजेपी वाले हार के ही चले जाएंगे बंगाल से, ये हमारा यकीन है। तो ये मुकाबला दो तरफा है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस कहीं नहीं, लेफ्ट कहीं नहीं, बाकी जो छोटे दल वो भी कहीं नहीं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। वो दादा नहीं बन पाया, बीजेपी ने इधर बड़दादा बन गया, तो इसीलिए कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी और सारे छोटा छोटा दल को खड़ा भी किया, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे वो आईएसएफ हो, सब छोटा छोटा दादा होने की कोशिश में बीजेपी को, बड़ा भैया को, बड़ा दादा को वो हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए पोलराइज्ड इलेक्शन है, पोलराइज्ड इलेक्शन है। लेकिन अगर दीदी पोलराइज्ड इलेक्शन होता है तो आपका नुकसान है ना, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है, उनका नाम वो सोशल मीडिया पर ममता बानो रखती है। इस तरह के कई सारे नैरेटिव्स बीजेपी की तरफ से चलाए जाते हैं। तो अगर हिंदू मुस्लिम हुआ बंगाल चुनाव के अंदर, तो ऐसे में तो बीजेपी की चांसेस बढ़ जाएंगे। मुसलमान तो 35 से 40% होंगे, लेकिन हिंदू तो 60 के आसपास। बीजेपी जो कर रहा है यहाँ पे, ये मोदी है तो मुमकिन है, ये सोच में जो कर रहे हैं बंगाल में, वो उसके खिलाफ जा रहा है। ये दीदी को जो ममता बानो, ममता खाला, ममता फूफू ये सब बोल के सोशल मीडिया भर दे रहे हैं, वो भी उनके खिलाफ ही जा रहा है। इधर की हिंदू आदमी, इधर की मुस्लिम आदमी, इधर की आम जनता उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि दीदी की स्थान बंगाल की जनता की हृदय में है, हृदय के अंदर है। उसके लिए जो खराब बात ये लोग कर रहे हैं, वो उसको खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके आता हूं मैं हर एक टॉपिक पर। आपने बात कर दी कि दो तरफा चुनाव है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के अंदर मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं दीदी एसआईआर से। मुझे आप बताइए कि आपको एसआईआर में क्या साजिश लगता है? सभी राज्यों में तो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या विशेष? देखिए, सभी राज्यों में हो रहा है, लेकिन सभी राज्यों में ये एसआईआर के बाद, फॉर्म भरने का बाद, ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट रोल निकाला, उसके बाद हमने देखा कि 58 लाख का नाम उधर में डिस्प्यूट में रखा गया। उसके अंदर 33 लाख है डेड और डुप्लीकेट, तो उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ 25 लाख है जिसके लिए डिस्प्यूट हो सकता, क्लरिकल मिस्टेक हो सकता, इन्वेस्टिगेशन हो सकता, सब कुछ हो सकता। लेकिन वो क्या किया, जब उन्होंने देखा फर्स्ट ड्राफ्ट रोल निकलने के बाद कि सिर्फ 25 लाख का प्रॉब्लम है
58 लाख के अंदर 33 लाख है डेड और डुप्लीकेट, तो है ही सिर्फ 25 लाख की प्रॉब्लम। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, इसीलिए हर कोई स्टेट में जो नहीं किया इधर वो किया, वो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये नई तरीका एसआईआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंगाल में किया गया, ज्ञानेश कुमार जी की तरफ से मोदी बाबू अमित शाह जी की कहने पर। तो क्या किया जाएगा बताइए? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या? वो लॉजिकल है, वो समझते, लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसी है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं वो लॉजिकल है, फिर भी इलॉजिकली, इलीगली वो 60 लाख को भी वो निकल रहे। तो करीबन वो और 7 लाख जोड़ा 58 के साथ, तो 65 लाख और 60 लाख मिलके 1 करोड़ 25 लाख हुआ। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, दीदी खुद जाके सवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे ट्राइब्यूनल के बारे में, बोले थे कि अंडर एक्स जजेस ये सब इन्वेस्टिगेट होगा और इसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के खुद फर्स्ट ड्राफ्ट रोल के बाद एक और नहीं, पर उसके लिए जुडिशियल कमीशन तो बना है ना दीदी, और एडजुडिकेशन का मामला लाया। ये सब तो बाकी राज्यों में नहीं किया, तो बाकी राज्यों में इसीलिए लड़ना नहीं पड़ रहा है, इधर कर रहे इसीलिए लड़ना पड़ रहा है। इधर क्यों कर रहा है? क्योंकि 21 साल में सीपीएम कांग्रेस उनको सपोर्ट दिया बंगाल में, उसको एक भी एमपी और एक भी एमपी लोकसभा में और एक भी एमएलए विधानसभा में नहीं गए, असेंबली में नहीं गए, फिर भी उसको 77 लेके हार के भागना पड़ा। क्या किया जाएगा बताइए? ये जो 65 लाख या 68 लाख वोटर्स हैं, एग्जैक्टली आपने 60 लाख बोला, इनके जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रावधान किया है ना, जुडिशियल ऑफिसर तो नियुक्त किए गए हैं ना। अरे सुप्रीम कोर्ट बोला, लेकिन वो तो मान नहीं रहा। वो ट्राइब्यूनल भी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो मान रहा है क्या? अभी तक ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और एक जज को लेकर जो एडजुडिकेटेड मामला को सल्टाने का जो बात था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, वो भी बहुत धीरे से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जानबूझ के ये कर रहा है ताकि वो 7 लाख भी ना आए, और पहला वाला 58 और उसके बाद 65 लाख डिलीटेड और 60 लाख एडजुडिकेटेड, कुल मिला के 1 करोड़ 25 लाख उसको बाहर ही छोड़ा जाए। उसके साथ साथ और एक साजिश, वो भी दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट में नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में कर रहा है। वो है बांच करके बंडल फॉर्म 6 अभी वो भरने के लिए जा रहा है। ये नई मामला 3-4 दिन से हो रहा है। 1 करोड़ 25 लाख बाद सुप्रीम कोर्ट को कहने का बाद भी वो कर नहीं रहा। सबको बोल रहे हैं कि जब इलेक्शन हो जाएगा तब आपका फॉर्म 6 हम कर देंगे। इसी इलेक्शन में उसको वोट देने और नहीं देना चाहते हैं, और वो वही करके रहते हैं सुप्रीम कोर्ट जितना भी डायरेक्टिव्स दे। और उसके साथ साथ जो इंक्लूजन, आपको पता है कि फॉर्म 6 50 से ज्यादा कोई भी जमा नहीं कर सकते, लेकिन आपका टीवी में, सबके टीवी में आपको फुटेज भी मिला होगा, सबका टीवी में तस्वीर है, वीडियो है कि बंडल बैग में लेकर, बाजार की बैग में डालकर, बड़ा पैकेट में डालकर वो इधर लाके इलेक्शन कमीशन की ऑफिस चेंज किया। जिधर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक ऑफिस था बामनलौड़ी बिल्डिंग में, उधर से ऑफिस शिपिंग में चले गए। क्यों? शिपिंग इंडस्ट्री की, शिपिंग कॉर्पोरेशन की जगह यूनियन गवर्नमेंट की टेरिटरी है, इसीलिए उधर लेकर गए, और उधर जाने का बाद ही ये फॉर्म 6 वाला मामला जबरदस्ती चालू हुआ। पिछले 4 दिन से बंडल फॉर्म 6 वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो नहीं दीदी, लेकिन बात तो ये भी है ना कि आपके ऊपर भी गुंडागर्दी का आरोप लगता है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हुआ, मालदा के अंदर जो कुछ हुआ उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं ये कौन करवा रहा है, ये बड़ा गंभीर विषय है, सरकार पर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा डीएम रात 11 बजे तक नहीं पहुंचा था, और वहां पर 7 जुडिशियल ऑफिसर्स, आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन नियुक्त नहीं हुआ, लेकिन 7 जुडिशियल ऑफिसर जो एसआईआर का यही काम कर रहे थे, उनको बंधक बना लिया गया, घंटों बंधक बनाए रखा भीड़ ने। पहले सुनिए, आपको गलतफहमी हुआ सुप्रीम कोर्ट जो बोले उसके लिए।
क्योंकि अभी एमसीसी चल रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मतलब इधर चीफ मिनिस्टर है लेकिन कोई भी सरकार नहीं है। इलेक्टेड सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो स्टेट सब्जेक्ट है वो अभी नहीं है। अभी एमसीसी है, इसका मतलब सब लॉ एंड ऑर्डर इशू से लेकर सब कुछ इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में है। बट मिनट टू मिनट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ना। मेरे को खत्म करने दीजिए। सीएस से लेकर डीजी तक, सीपी से लेके आप जो सोच सकते हैं, आईएएस आईपीएस सबको चेंज किया गया। जिसको लाया यूपी से एक सीपी लाया, गुजरात से एक डीएम लाया, ऐसे काम चला रहा है। तो इधर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उसका ऊपर कोई आरोप लगाने का मतलब ही नहीं होता। तीसरी बात, मालदा में जो हुआ, आपको कौन बोला कि वो तृणमूल की तरफ से हुआ? आप पता लगाइए, वो भी बीजेपी का साजिश के अंदर है। मालदा वाला चीज भी बीजेपी का साजिश की कारण हुआ और इसीलिए उसको इतना फैलाने की वो चांस दिया ताकि सबको पता लगे कि इधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। अगर होते तो पिछले 12 साल वो पावर में है। हर 12 साल में हर साल एनसीआरबी रिपोर्ट देखिए। अभी जुरिस्डिक्शन कमीशन है, बीजेपी और भी दंगा करेंगे। ये मालदा वाला एक नहीं, 23 अप्रैल 29 अप्रैल तक देखिए और भी दंगा फसाद होगा। हम देखे हैं सेंट्रल फोर्स जाके शीतलकुची में किसको देहांत भी कर दिया, इधर भी करेगा। मालदा में अभी मरा नहीं, गाड़ी में कुचल दिया बीएसएफ वाले, सीआईएसएफ वाले, इसके बाद मरेंगे भी। और भी अब हादसा बाकी है कि जितना भी साजिश, अनडेमोक्रेसी, हादसा, षड्यंत्र जो भी कर लो, एंटी कैंपेन जो भी कर लो, झूठ, असत्य, मिथ्या जो भी बोल लो, वो लास्ट बात नहीं होते। लास्ट बात बोलते हैं सच, लास्ट बात बोलते हैं न्याय और लास्ट बात बोलते हैं जनता। तो बंगाल की जनता और बंगाल की जनता के लीडर, मास लीडर, पीपल्स लीडर ममता बनर्जी विल टेल द लास्ट वर्ड। 4th में आपको भी दिखाई देगा, हमको भी दिखाई देगा। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, तब बात होगा फिर। तो ये जो वोटर बढ़ रहे हैं, आपने कहा 1 करोड़ से ऊपर तो घटा दिए, ये जो बढ़ रहे हैं आप कह रहे हैं फॉर्म 6 जो जमा हो रहे हैं, ये क्या बीजेपी वाले वोटर हैं? ये कैसे पता आपको? अरे आप वीडियो फुटेज देखिए ना, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, उसमें डायरेक्टली बोल रहा है। जो जमा करने आया बंडल लेके, उसको क्वेश्चन किया, उन्होंने बोले कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, हम ये फॉर्म 6 जमा करने आए हैं। एक के बाद एक बहुत सारे। तो वो कितने घुसाएगा अभी पता नहीं चलेगा। 10 दिन बाद उनको फाइनल वोटर लिस्ट दे रहा है, तब पता चलेगा। ठीक है। तो उसको घाटा करने का, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करने का भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को मानते? नहीं मानते। सवाल यह है कि वो डीएम जो आपके राज्य के अंदर है और इलेक्शन कमीशन तबादले और पोस्टिंग ये सब तो कर देता है। मैं मानता हूं कि मोटे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मिनट टू मिनट एडमिनिस्ट्रेशन तो राज्य सरकार को देखना ही पड़ता है ना। उनको कानून और व्यवस्था की जानकारी तो लेना ही पड़ता है ना डोला दीदी। सुनिए, ये तो आप जो बोल रहे हैं ये कानून की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। लेकिन हर एक राज्यों में जिधर एसआईआर चल रहा है उधर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं हुआ, ये फॉर्म 6 वाला बात नहीं हुआ। वैसे इधर भी एक और दूसरा चीज हो रहा है जो हमने आपको बोलने का कोशिश किया अभी थोड़ी देर पहले। वो है ममता दीदी के हाथ में कोई गवर्नेंस है ही नहीं। मालदा का डीएम सोचिए, दिनाजपुर का डीएम सोचिए, सब इलेक्शन कमीशन ने अभी बाहर से, गुजरात से, यूपी से लाके खड़ा किया। वो हमारे यहाँ का है ही नहीं, हमारा जुरिस्डिक्शन भी नहीं है हमारे हाथ में। ममता दीदी की गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये नई तरीका इलेक्शन कमीशन ने बनाया कि सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, ये चीफ मिनिस्टर सिर्फ नाम पे चीफ मिनिस्टर रहेंगे,
इसका एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा हम खोखला करके हमारे आदमी बैठा के हमारे रूल जलाएंगे। पर दीदी तो कह रही अभी है तो प्रेसिडेंट हम नहीं है प्रेसिडेंट रूल, लेकिन चल रहा है प्रेसिडेंट रूल, गणेश कुमार की रूल, मोदी जी की रूल, अमित शाह जी की रूल। तो मतलब पीछे के दरवाजे से प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दिया गया, आप ये कह रही हैं? हाँ पक्का पक्का, आप इधर आ जाइए ना, हम मेहमान के लिए बहुत बंदोबस्त रखेंगे, एक दिन के लिए आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। एसआईआर से हम निकल लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर, क्या बंगाली वर्सेस बाहरी ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? नहीं नहीं, देखिए हम किसी को बाहरी नहीं मानते, क्योंकि बंगाल से जितने लोग माइग्रेट होके बाहर जाते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर से माइग्रेट होके बंगाल में आते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है। लेकिन हम इधर पंजाबी को भी अपना लेते, गुजरातियों को भी अपना लेते, सिखों को भी अपना लेते, राजस्थानी मारवाड़ियों को भी अपना लिया, बिहारियों को भी अपना लिया। एक ही पॉइंट है मुद्दे कि वो लोग चाहते हैं बंगाल को अंडरमाइन करने का। वो तृणमूल से क्यों हार गए 21 में, इसके लिए, इसके अगेंस्ट में वो क्या किया, बंगाल की गरीब MGNREGA का जॉब वर्कर का पैसा छीन के रखा। अभी तक 52,000 करोड़ रुपया ममता दी ने दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो छीन के रखा। ये बंगाल की जनता के खिलाफ है। सिर्फ वही नहीं, वो क्या किया, आवास योजना की पैसा कुल मिला के GST को लेकर कुल मिला के 2 लाख करोड़ रुपया वो ड्यू रखे हैं, वो भी बंगाल जनता के खिलाफ है। वो बंगाली अस्मिता के ऊपर, बंगाली डिग्निटी के ऊपर, बंगाली ये 60 लाख 1 करोड़ 25 लाख जो जिसको निकाल दिया, सब 2002 में भी मैप्ड है। 2002 वो जो बोल रहा है उसमें भी उसका लिंक है, फिर भी उसको निकाला गया। तो जो इधर का है, और ये भी वो उसका गलतफहमी 47 में और 71 में बांग्लादेश से कोई मुस्लिम इधर नहीं आए, जो आए वो हिंदू है। तो इसीलिए घुसपैठिया बोल के जिसको निकलना चाहते हैं वो हिंदू ही है, वो मुस्लिम नहीं है। ये प्रीमिस में, बेसिक में गलत कर दिया अमित शाह और मोदी जी। तो आपके लिए तो अच्छा है, फिर बीजेपी वालों के वोट कट गए। आपके लिए तो अच्छा है, बीजेपी वालों के वोट कट गए। मैंने सुना मतुआओं के कटे हैं, राजवंशी के कटे हैं। बंगाल की अस्मिता, डिग्निटी, स्टेक और बंगाल की अस्मिता, डिग्निटी, राइट, आइडेंटिटी, इसको उन्होंने स्टेक पर रखे हैं। इसीलिए इसी मुद्दे पर बंगाल और बंगाल में रहने वाले जितनी भाषा की आदमी हो जो बंगाल में रहते, वो उसका खिलाफ चल गए। और हर एक, देखिए 17-18% का मतलब करीबन 5 के अंदर 1, 100 के अंदर 20। इसका मतलब है हर एक फैमिली में एक ना एक को एडजुडिकेटेड या हियरिंग या डिलीट किया गया। तो सब बहुत नाराज है इलेक्शन कमीशन से और मोदी और अमित शाह से। इंटरव्यू में आपने बहुत सारी बार मोदी और अमित शाह का नाम लिया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि टीएमसी के नेताओं को, खासतौर से ममता बनर्जी को, मोदी और अमित शाह से डर लगता है। सबको पता है किसको डरते हैं, सबको पता है। भारतवर्ष में सबको पता है, मोदी अमित शाह अगर किसी को डरते एक भी आदमी, वो है एक बंगाली, एक महिला, उसका नाम है ममता बनर्जी। लेकिन उनका कहना है कि ममता बनर्जी के राज में पिछले 15 सालों से कमीशनखोरी है, सिंडिकेट राज है, घूसखोरी है और साथ ही साथ लूटपाट है, हिंसा है, गुंडा राज है। ये आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं और हमेशा लगते हैं, और इसके सबूत सड़कों पर दिखाई देते हैं। हम यही बोलेंगे भाई, एक बार सोचिए, CPIM आपको पता होगा 34 इयर्स इधर पावर में थे, है ना? तो 34 इयर्स में CPIM का कितना वोट मिलता, वोट परसेंटेज 44 to 45% वोट मिलता था। पूरा 34 इयर्स में उसको कभी भी 44-45% से ज्यादा वोट नहीं मिला। 7 के जगह 2 बार जीतने के बाद 21 साल में क्या देखा, तृणमूल का वोट परसेंटेज हो गया था 49 पॉइंट समथिंग,
इसका मतलब क्या? 34 इयर्स में भी सीपीएम जैसा रेजिमेंटेड कैडर बेस्ड पार्टी को 44-45% से ज्यादा वोट नहीं मिला। और ममता जी इतना खराब है कि देश की जनता, ये राज्य की जनता उनको 50% वोट दे दिया 10 साल में। हम मानते हैं ऑलवेज पीपल टिल द लास्ट वर्ड। हम पीपल को भगवान मानते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि लेफ्ट का जितना गुंडागर्दी करने वाला कैडर था वो पूरा का पूरा कैडर अब टीएमसी में शामिल हो गया है और टीएमसी भी वही हरकत करती है। ये आप पर लगने वाला सबसे बड़ा आरोप है कि टीएमसी भी अब लेफ्ट के कैडर को लेकर चल रही है। हम वही बोलेंगे कि सीपीएम और कांग्रेस पूरा के पूरा और छोटा मोटा पार्टी जिसका जन्म बीजेपी ने दिया, वाईसी की तरह इधर हुमायूं और आईएसएफ नौशाद वाला, वो जैसे बीजेपी की बनाना वाला है और या सीपीएम कांग्रेस वाला है, सब पूरा सपोर्ट उनको देते हैं। तो सीपीएम अगर बीजेपी में गए पूरा सपोर्ट लेके, तो सीपीएम का गुंडा तृणमूल में क्यों आएंगे? गुंडा भी उधर ही जाएंगे ना। तो और तारिका भी एक ही तरह है। जो हम 11 से पहले देखते हैं सीपीएम की हरकत, अभी देखते हैं बीजेपी की हरकत, सेम है। गुंडा भी उधर ही है। और फिर हम बोलते हैं इसका जवाब हमसे नहीं लीजिए, जरा 1 महीना रुक जाइए, 4 मई आपको मिल जाएगा जवाब जनता से। आपके घोषणा पत्र में लक्ष्मी भंडार को लेकर कई बातें की गई है। अब उस पर यह आरोप लगता है कि आप चुनावी रेवड़ियां बांट रही हैं। आपने सेंटर की एक स्कीम लागू नहीं की और उसकी नकल करते हुए राज्य से वो तमाम स्कीम चालू कर दी। ठीक है, इसके अंदर 3 सवाल है, 3 जवाब हम अलग अलग से देंगे। पहला बात, हमको किसी को कॉपी करना नहीं पड़ता। मोदी और अमित शाह जी ममता जी को कॉपी करते हैं। पहले से देखिए, हम पहले किया कन्याश्री, वो बाद में किया, 2 साल बाद में किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम पहले किया कृषक बंधु प्रकल्प, उन्होंने बाद में 2 साल बाद में किया पीएम किसान निधि योजना। हमने पहले किया स्वास्थ्य साथी, 2 साल बाद उन्होंने किया आयुष्मान भारत। हमने पहले किया लक्ष्मी भंडार, वो सेंट्रल में नहीं किया, लेकिन डबल इंजन गवर्नमेंट जिधर जिधर है, जिधर उसका गवर्नमेंट है उधर और गवर्नमेंट आने वाला है उधर वो किधर लाडली बहना, किधर और किसी नाम पर ममता जी को ही फॉलो कर रहा है। चुनाव जीतने का बाद पूरा के पूरा खत्म बिहार में। महाराष्ट्र में 65 लाख बाहर। ये बहुत तारीखा हमने देखा है। ममता जी कभी ऐसा नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं। वो बाप का बेटी है, उन लोगों की तरह आईवाश देके नहीं चलते, जुमला बोल के नहीं चलते। अच्छा ये बताइए दीदी, आप तो ममता दीदी के इतने तब से साथ हैं, जब से सिंगूर चला, नंदीग्राम चला, आप खुद ट्रेड यूनियन लीडर हैं। क्या चीज है जो ममता बनर्जी को लगातार 15 साल तक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बना के रखी है? थोड़ा इंसाइट दीजिए ना, कोई पर्सनल एस्पेक्ट का। सिर्फ 2 ही मुद्दा है। ममता जी इज अनलाइकली ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इन ऑल रेस्पेक्ट। वो पीपल जानते हैं वो बहुत अच्छा दिल से फाइटर है। जिधर ही पीपल का कोई प्रॉब्लम होगा, पीपल कोई डिस्ट्रेस में रहेगा, ममता जी आपका जान का भी सोचेंगे नहीं, उधर खड़ा हो जाएगा पीपल के पास। वो पावर में है कि नहीं वो सोचेंगे नहीं, उसके पास खड़ा हो जाएगा। और दूसरा, फिर 15 साल तक जनता ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने का बाद, चीफ मिनिस्टर बनने का बाद भी जो फंडामेंटल राइट संविधान में था, कॉन्स्टिट्यूशन में था 1950 से, खाद्य वस्त्र वासस्थान, एजुकेशन एंड हेल्थ, जो फंडामेंटल राइट का बात है, वो फंडामेंटल राइट वो संविधान का किताब में रह गए थे। वो किताब से जनता की जिंदगी में लाने का काम ममता जी ने किया पहले बार। इसीलिए वो बहुत गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा करते हैं और गुड गवर्नेंस में उसका कोई मनमानी पार्टीजनशिप नहीं है, उधर कोई ऑपोजिशन और ये नहीं है। ये 2 मुद्दे पर जनता उनको बिलीव करते हैं। लोग कहते हैं ममता दीदी तो बड़ी ईमानदार हैं, लेकिन टीएमसी के नेता करप्ट हैं। आप देखिए कितने आपके नेता पकड़े गए, जेल के अंदर गए, पैसे मिले, नोटों के बंडल मिले। हमको ज्यादातर खराब बात बोलने का आदत नहीं है। हम सिर्फ ये बात पूछेंगे
अमित शाह जी को तिहाड़ जेल जाना क्यों पड़ा? होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 2004 में गुजरात में केस क्यों हुआ? इसका जवाब बीजेपी पहले दे, उसके बाद तृणमूल की करप्शन के बारे में बताएंगे, हम बात करेंगे। लेकिन ये तो सवाल से बचने का मामला हुआ। सवाल के बदले सवाल थोड़ी होता है दीदी। जवाब दे दे। सवाल के बदले सवाल थोड़ी होता है। जवाब दे दे पहले, उसके बाद बात करें। नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल के बदले सवाल थोड़ी होता है। मैं बीजेपी थोड़ी हूं, मैं तो पत्रकार हूं। ठीक है, अब आखिरी सवाल जनता उनको दीदी मानते हैं और आई थिंक शी इज अनलाइकली ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इन ऑल रेस्पेक्ट। हमने तो जवाब आपको दे दिया। ठीक है, आखिरी सवाल दीदी, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन कमीशन को कि मालदा में जो कुछ हुआ सीबीआई या एनआईए जांच कराए, तो आप जांच के लिए तैयार है? हम तो कब से ही, जब से मोदी जी है तब से ही तो हम सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स की जांच पे है जी। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट सच्ची बोले, इलेक्शन कमीशन को बोले, देखिए वो दीदी को नहीं बोले, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोले, इलेक्शन कमीशन को बोले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। मुझे पता है 1 महीना बहुत हेक्टिक रहेगा। एक बार फिर से मिलेंगे चुनाव के दौरान। मैं कोलकाता आया तो जरूर आपके पास आऊंगा। फाइट ही करना पड़ेगा, लेकिन पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड एंड वी विल मीट आफ्टर 4th में। हम तो बंगाल की मिठाई खिलाएंगे आपको। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तृणमूल कांग्रेस की धाकर सांसद डोला सेन, जिन्होंने बताया कि एक और सीबीआई या एनआईए जांच मालदा इंसिडेंट पर उनके खिलाफ हो जाती है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद से वो सिर्फ सीबीआई, ईडी या दूसरी एजेंसियों की जांच का सामना कर रही हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते किसी और हस्ती से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।